तो देखो अपना ये आज का जो क्वेश्चन है, कल मैंने बताया था कि जो मेन डायमेंशन है उसकी कैलकुलेशन के ऊपर है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट लेंथ एंड डायमीटर ऑफ स्टेटर कोर, द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर फॉर 15 HP हॉर्स पावर की कोई मोटर दी हुई है, 400 वोल्ट वोल्टेज दिया हुआ है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 4 पोल और 1425 RPM इंडक्शन मोटर फॉर गुड ओवरऑल डायमेंशन। देखो कल मैंने ये आपको 5 अलग अलग टर्म्स बताई थी कि अगर आपके गुड पावर फैक्टर के लिए पूछ रहा है या बेस्ट पावर फैक्टर के लिए पूछ रहा है या ओवरऑल डायमेंशन गुड होनी चाहिए उसके लिए पूछ रहा है, तो इसके अंदर इसने बताया है कि आपका जो डायमेंशन है दैट शुड बी गुड। आपकी जो डायमेंशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसने बोला है कि इसकी जो डायमेंशन है दैट शुड बी गुड। फिर क्या कि इसकी जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है वो आप 0.45 वेबर पर मीटर स्क्वायर मान के चलो। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल लोडिंग है वो 23,000 एम्पियर कंडक्टर्स दी हुई है। एफिशिएंसी 0.85 यानी 85%। पावर फैक्टर है 0.88 और स्टेटर वाइंडिंग है डेल्टा कनेक्टेड आपकी। ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग क्या आपकी डेल्टा कनेक्टेड है। तो इनको यूज करते हुए अपने को सॉल्व करना है। तो इसने क्या क्या चीज़ें पूछी है, पहले तो इसने पूछी है कि इसका डायमीटर आप बताओ, लेंथ बताओ, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट बताओ और नंबर ऑफ कंडक्टर बताओ, टोटल कंडक्टर। तो पहले अपन इसको सॉल्व स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें उसने पूछी है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो इसने बोला है कि 15 HP का आपकी मोटर है, वी फेज इसका 14 वोल्ट है, 14 वोल्ट 400 वोल्ट सॉरी 400 वोल्ट डेल्टा कनेक्टेड है। तो इसका मतलब जो लाइन वोल्टेज होगा वो क्या होगा आपका फेज वोल्टेज होगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर दे रखी है, नंबर ऑफ पोल 4 है और जो स्पीड है रोटर की वो है 1425 RPM। एवरेज जो फ्लक्स डेंसिटी है, स्पेसिफिक मैग्नेटिक डेंसिटी है वो आपकी 0.45 है। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डेंसिटी है वो आपकी 23,000 है। कॉस फाइव इसका 0.88 है और एफिशिएंसी इसकी 0.85 है। डेल्टा कनेक्टेड ये है। अपने को निकालना है, तो एल निकालना है, डी निकालना है, एस एस क्या है स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं या स्लॉट पर कंडक्टर कितना है। ठीक है, और जेड एस टोटल कंडक्टर आपको निकालने की, मशीन के अंदर टोटल कंडक्टर इतने के आपके इतने। तो स्टार्ट करते हैं। आपको ये पता है कि सी नोट इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू होता है सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन एस। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपका आउटपुट का। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। यहाँ से डी स्क्वायर एल क्या हो जाएगा आपका क्यू अपॉन सी नोट इंटू एन एस। आपको क्यू कैलकुलेट करनी है, पहले सी कैलकुलेट करना है और एन एस कैलकुलेट करनी है। तो जब मैंने क्यू कैलकुलेट किया तो क्यू देखो क्या होता है, ये आई थिंक मैंने यहाँ सॉल्व कर रखा है इसको। क्यू के लिए देखो यहाँ आओ आप, इस पर्टिकुलर क्यू है, इसने 15 HP की मशीन दी है। तो HP को जब आप किलोवाट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, HP को किलोवाट में करोगे तो आपको पता है कि 1 HP में होते हैं आपके 746 वाट। 1 HP में होते हैं 746 वाट। तो 746 वाट होते हैं, तो मैं इसको बोलता हूँ कि 0.746 किलोवाट हो जाएंगे। अगर 746 है उसको डिवाइड बाई 1000 कर दिया तो आ जाएगा 0.746 किलोवाट। फिर आपको पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, हाँ, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 HP इंटू 0.746 किलोवाट। तो ये आपके आउटपुट आपको मिल जाएगा। फिर एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी। ये तो बात है किलोवाट के अंदर। अगर आपको केवीए में करना है तो डिवाइड बाई cos फाइव, क्योंकि वी आई cos फाइव क्या होता है आपका, वी आई cos फाइव होता है वाट में जो पावर होती है वो वाट में, और वी आई होती है वो आती है वी ए में या के वी ए में। अगर इसको मैं डिवाइड बाई cos फाइव कर देता हूँ, वी आई cos फाइव को, या किलोवाट पावर को cos फाइव से डिवाइड कर दूंगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा वी ए या के वी ए में। तो आउटपुट डिवाइड बाई एफिशिएंसी इंटू cos फाइव, यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, इनपुट निकल जाएगा। Q है जो कि आपका इनपुट है, ये निकल के आ जाएगा KVA के अंदर। तो देखो ये यहीं पे यही काम किया इसने,
एच पी ये वैल्यू पुट कर दी 0.476 और एफिशिएंसी इंटू cos5। तो एच पी की वैल्यू 15 आपने पुट कर दी है, 15 अगर पुट कर दोगे 0.476 है। एफिशिएंसी उसने आई थिंक 0.85 दे रखी है, देखते हैं देखिए, आगे सॉल्व भी कर रखा है मैंने इसको। तो Q अपन ने कैलकुलेट किया दिया गया 15 HP इंटू 0.746, एफिशिएंसी 0.85 दे रखी है, पावर फैक्टर 0.88 दे रखा है। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 14.96 kVA, 14.96 kVA। तो Q कैलकुलेट हो गया आपका, Q आपका पता चल गया इस फॉर्मूले के अंदर। Q पता, C नोट कैलकुलेट करना है। C नोट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ये है आपका Q है Q इक्वल टू, ये देखो ये है आपका किलोवाट के अंदर, ये आपका किलोवाट के अंदर है, जो मैंने स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूला लिखाया Q इक्वल टू सी नोट डी स्क्वायर एल इंटू एन एस। तो यहाँ पे सी नोट था वो कितना था 11, बी एवरेज, एस सी के डब्ल्यू एफिशिएंसी मतलब ईटा इंटू cos5, लेकिन ये तो था किलोवाट में। जब इसको आप केवीए में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि अपन ने जो इनपुट पावर निकाली है वो केवीए में निकाली, जो आई है आपकी 14.96 kVA आपकी निकल गई है। अगर आप सारा काम के डब्ल्यू में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवीए में करोगे तो फिर इसको आपको cos5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाएगा सी नोट और ये आ जाएगा डी स्क्वायर एल इंटू एन एस इंटू 10⁻³ तो सी नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 11, बी एवरेज, एस सी के डब्ल्यू इंटू ईटा। ये जब है जब आपका आउटपुट केवी इनपुट केवीए में, सॉरी इनपुट आपका केवीए में, और अगर किलोवाट में अगर आउटपुट है, इनपुट है आपका किलोवाट में अगर इनपुट है तो आपको cos5 से मल्टीप्लाई करना। मैंने ये वाला करवाया था आपको, लेकिन यहाँ पे अपन ने केवीए में इनपुट निकालना है तो इसको अपन मॉडिफाई कर देंगे, डिवाइड बाई cos5 कर देंगे। तो यहाँ से अपन निकालेंगे सी नोट। सी नोट अपन निकाला तो 11 के डब्ल्यू बी एवरेज ए सी इंटू 10⁻³ 11 के डब्ल्यू मैंने बताया था कि हमेशा आपको 0.955 ही लेना है। कल मैंने बताया था आपको कि के डब्ल्यू 0.955 लगेगा सारी मशीनों के लिए। बी एवरेज की वैल्यू इसने दे रखी है 0.45 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एस सी की वैल्यू इसने 2300 दे रखी है और 10⁻³ जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 108 पॉइंट है ये 108.7267 ये वाली। तो आपका सी नोट कैलकुलेट हो गया है। इसके अलावा क्यू आपका कैलकुलेट हो ही गया है। आपको लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, एन एस, जो कि आरपीएस स्पीड में दिया हुआ। अब आपको एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि इसने दिया है कि आपके 4 पोल की मशीन है और फ्रीक्वेंसी अगर आप 50 हर्ट्ज मानते हो आप, क्योंकि नॉर्मल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है अपन मान लें, तो जो सिंक्रोनस स्पीड है एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 एफ अपॉन पी, 120 एफ अपॉन पी। तो 120 एफ अपॉन पी है तो 120 इंटू 50 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल 4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 1500 आरपीएम। और जब इसको आप आरपीएस में कन्वर्ट करोगे, व्हेन यू विल कन्वर्ट इन आरपीएस, तो आपको क्या करना है, आरपीएस में कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड बाई 60 करना है। तो आरपीएस में कैलकुलेट करने आपने डिवाइड बाई 16 कर दिया तो ये 1500 डिवाइड बाई 60 तो आ जाएगा 25 आरपीएस, 25 आरपीएस। ठीक है, तो आपका एनएस भी कैलकुलेट हो गया, क्यू आपका कैलकुलेट ऑलरेडी है, ये सी नोट आपका कैलकुलेट है ये। तो आपका डी स्क्वायर एल की जो वैल्यू आई थी इक्वेशन 1 से, वो थी क्यू अपॉन सी नोट इंटू एन एस। तो की वैल्यू पुट कर दो 14.96, सी नोट की वैल्यू पुट कर दो, एन एस की वैल्यू 25 आई है। जब कैलकुलेट किया तो डी स्क्वायर एल की वैल्यू आ गई आपकी 5.5035 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इसकी क्यों लिखी है, क्योंकि डायमीटर है उसकी भी जो यूनिट होती है या डायमेंशन होता है मीटर होता है, लेंथ की भी मीटर होगी, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद में सेपरेशन ऑफ डी एंड एल। अब देखो डी और एल आ गया, सेकंड नंबर का स्टेप था अपना सेपरेशन ऑफ। देखो मैंने वो स्टेप काम में ले रहा हूँ जो कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको करवाए, उन्हीं स्टेप्स को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उसने देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दी हुई है कि आपका डायमेंशन है, दैट शुड बी ओवरऑल डायमेंशन गुड होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए मैंने कल 5 पॉइंट लिखवाए थे, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपका जो एल बाई टाउ की जो वैल्यू है, एल बाई टाउ की जो वैल्यू है वो 1 होगी। ओवरऑल अगर डायमेंशन अगर अच्छी चाहिए तो आपकी एल बाई टाउ की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, एल की वैल्यू टाउ के बराबर होनी चाहिए।
अब आपका इसका मतलब है कि स्टेटर कोर लेंथ है वो किसके बराबर होनी चाहिए, पोल पिच के बराबर। टाउ क्या होता है आपका, पोल पिच। ये सब चीज़ बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि टाउ टाउ पोल पिच है, टाउ इक्वल टू पाई डी अपॉन पी है, ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी सब चीज़ें कवर कर चुका हूँ। बार बार मैं फिर भी क्लास के अंदर बताता रहता हूँ, कभी कभी मेरे को भी लगता है कि मैं सब चीज़ें वापस क्यों बताता हूँ। तो टाउ है, इसकी वैल्यू क्या है, पाई डी अपॉन पी। तो ये पाई डी बाई पी, तो नंबर ऑफ पोल 4 दे रखे तो ये आ जाएगा पाई डी बाई 4। अब इक्वेशन आपको ये पता है कि टाउ की वैल्यू किसके बराबर है, एल के बराबर है। टाउ की वैल्यू एल के बराबर है। इक्वेशन 2 में देखते हैं, इक्वेशन 2 कहाँ है, ये वाली। इक्वेशन 2 में क्या है कि जो डी स्क्वायर एल है उसकी वैल्यू ये आई है। तो ये जो एल है ना, इसकी जगह में पुट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एल इक्वल टू क्या है आपका, टाउ, और टाउ क्या होता है आपका, पाई डी अपॉन पी, और पी की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये जो एल है, इस एल की जगह में ये पाई डी अपॉन 4 पुट कर देता हूँ। तो एल की जगह मैंने क्या कर दिया, पाई डी अपॉन 4 पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर। तो डी स्क्वायर इंटू एल की जगह मैंने कर दिया पाई डी अपॉन 4 और वैल्यू इक्वल टू दिस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डी इक्वल टू 0.1913। कैलकुलेट कर लेना आप, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है, 0.1913 मीटर। फिर आपको पता है कि टाउ है उसकी वैल्यू एल के बराबर, और एल इक्वल टू क्या है, पाई डी अपॉन 4। तो डी की जो वैल्यू अभी निकल के आई थी उसको वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, डिवाइड बाई 4। जब आप कैलकुलेट करोगे तो एल की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी आपकी, दिस वन। तो इस स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड से आपका क्या हो गया, डी और एल है वो आपका कैलकुलेट हो गया है। तो देखो क्वेश्चन पर वापस चलते हैं, क्या क्या पूछा था उसने। उसने ये पूछा था कि यू हैव टू फाइंड आउट, ओरिजिनल क्वेश्चन में आ जाते हैं कि डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट लेंथ एंड डायमीटर ऑफ स्टेटर कोर। तो लेंथ भी अपने फाइंड आउट कर ली और डायमीटर भी कर ली, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड को यूज करते हुए। तो स्टेप फर्स्ट से तो अपने डी स्क्वायर एल अपन ने कैलकुलेट किया है, और सेकंड स्टेप से अपने डी और एल है उनको अपन ने सेपरेट किया। तो इन दोनों स्टेप से आप इसको आप सोल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या पूछा इसने कि स्टेटर के स्लॉट पूछे हैं और नंबर ऑफ कंडक्टर पूछे हैं। तो अपन देखते हैं आगे। 19 स्टेप्स को ही मैं करवा रहा हूँ, जो मैंने कल स्टेप वाइज जो जो डेरिवेशंस करवाए थे वो ही हैं, बस वो कल थ्योरेटिकल फॉर्मेट में थे या डेरिवेशन के फॉर्मेट में थे। आज उसको न्यूमेरिकल या एक क्वेश्चन लेके मैं समझा रहा हूँ। फिर स्टेप 3 की बात करते हैं आप, कैलकुलेशन ऑफ TPH। कैलकुलेशन ऑफ TPH करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि EPH इक्वल टू क्या होता है, 4.44 FIM TPH इंटू KWS। KWS क्या आपका विंडो नहीं, वाइंडिंग फैक्टर, सॉरी, वाइंडिंग फैक्टर। विंडो फैक्टर होता है आपका ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो TPH यहाँ से क्या निकल जाएगा, ई फेज अपॉन 4.44 FIM F इंटू एफ नहीं आएगा, ये डबल टाइम लिख दिया मैंने। तो 4.44 FIM इंटू KWS। तो देखो आपका वोल्टेज कितना दे रखा है इसने, 400 वोल्टेज उसने दे रखा है, और कनेक्टेड दे रखी है उसने, डेल्टा कनेक्शन दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइन वोल्टेज है और फेज वोल्टेज है वो दोनों की दोनों आपकी बराबर होंगी, और दोनों की दोनों बराबर की डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन और फेज वोल्टेज दोनों बराबर होती हैं। और ये कितनी है आपकी, 400 वोल्ट। इसके साथ साथ कल मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो वी फेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई फेज। यानी जो अप्लाई वोल्टेज आपने फेज पे किया है उसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बराबर होती है आपकी जो वाइंडिंग है उसके अंदर आपका वोल्टेज कितना जनरेट हुआ है। ठीक है, तो वी फेज इज अप्रोक्सीमेटली ई फेज। तो अपने ई फेज की जगह क्या पुट कर दिया, 400 वोल्ट आपने आपको पुट करना है। ई फेज की जगह आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, 400 वोल्ट। देखते हैं, देखिए। तो ई फेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ई फेज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ई फेज इक्वल टू हो जाएगा 400 वोल्ट। ई फेज पता चल गया आपका, 4.44 कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है ये। इसके बाद में KWS की आपकी वाइंडिंग फैक्टर दैट इज ऑलवेज यू हैव टू टेक दैट इज 0.955। अब आपने को कैलकुलेट करना है 5M। तो 5M का कल मैंने बताया था कि 5M इक्वल टू क्या होता है आपका, बी एवरेज इंटू टाउ इंटू एल। बेसिकली ये एरिया है, ये कल मैं बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा वापस। तो बी एवरेज इंटू टाउ एल। तो बी एवरेज की वैल्यू पुट कर दो 0.45, टाउ है पाई डी अपॉन पी, और एल, डी और एल की वैल्यू अभी निकाल ली है आपने। तो डी की वैल्यू ये आई है 0.1913, और एल की वैल्यू 0.1503 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट
5m इक्वल टू 0.0110 से 0.0106 वेबर। TPH इक्वल टू क्या होता है, ई फेज अपॉन दिस। तो ई फेज कितना आपका, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी 400, 4.44, 50 हेड्स इंटू 5m। 5m की वैल्यू कितनी आई आपकी 0.0106। फ्रीक्वेंसी अगेन आपने मैं मल्टीप्लाई गलती कर रहा हूँ, ये 50 नहीं आएगा यहाँ पे, 0.0106 इंटू KW आ जाएगा 0.955। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 186.8 टन्स पर फेज। TPH क्या है, टन्स पर फेज, कल मैंने बताया था टन्स पर फेज है। ये आप इसको मॉडिफाइड कर लेना, ये 50 नहीं आएगा, मैंने डबल टाइम लिख दिया यहाँ पे बाई मिस्टेकली। ठीक है भाई, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक बार आप चेक कर लेना। तो 186.8 टन्स पर फेज आया। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ टन्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं, तो अपन ने इसको अप्रोक्सीमेटली 187 मान लिया, क्योंकि ये पॉइंट ग्रेटर देन 5 है, 0.8 है ना ये, 0.8 है तो 0.5 से ज़्यादा है तो इसको अप्रोक्सीमेटली, अगर 0.5 से कम होता तो इसको 186 मान लेते, पर ये 0.5 से ज़्यादा है तो इसको अपन ने 187 टन्स पर फेज मान लिए। ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। देन अब अपने को देखो क्या पूछा है इसने पूछा है कि यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कंडक्टर्स। देखो कल मैंने बताया था कि एक टर्न अगर होगा तो उसके अंदर कंडक्टर कितने होते हैं, 2। अगर एक फेज के अंदर आपके नंबर ऑफ टर्न्स अगर TPH है तो उस फेज के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे आपके, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे 2 TPH एक फेज के अंदर। लेकिन अपन 3 फेज की बात करें तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2PH। ये मैं बार बार तीसरी बार बता रहा हूँ इस चीज़ को, मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है तीनों फेजेज के अंदर वो कितने आ जाएंगे 3 इंटू 2PH। 2PH क्या है, पर फेज के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, और 3 इंटू 2PH क्या है, टोटल फेजेज के अंदर, मतलब तो सारे के सारे फेजेज के अंदर आपके नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं। तो 3 इंटू 2 कितना 6 TPH। TPH की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 187। 187 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, टोटल कंडक्टर कितने आ गए आपके 1122। तो आपके नंबर ऑफ कंडक्टर भी आपको पता चल गए कि कितने नंबर ऑफ कंडक्टर आपको आपके आए हैं। उसके बाद में उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट कितने हैं, ये भी पूछा है इसने यहाँ पे। देखो कि नंबर ऑफ स्लॉट, देखो नंबर ऑफ कंडक्टर पता चल गया आपको। इसके बाद पूछा है कि नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट है, उसका भी मैंने फॉर्मूला बताया था, QS इंटू नंबर ऑफ पोल इंटू नंबर ऑफ एजेज। तो ये बताया था कि स्टेटर स्लॉट हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है QS इंटू नंबर ऑफ एजेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ एजेज तो कितने हैं 3, नंबर ऑफ पोल कितने हैं 4। अब अपने को QS निकालना है। QS के लिए मैंने बताया था कि QS की वैल्यू 3 होगी अगर आपकी जो रेटिंग है वो लेस देन 100 किलोवाट है, रेटिंग लेस देन 100 किलोवाट है। और QS की वैल्यू 5 होगी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 100 किलोवाट है। तो कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसकी मशीन की रेटिंग कितनी है। इस मशीन का उसने आउटपुट बता रखा है कि 15 HP का आउटपुट वो देती है। जब आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे 0.746 से, तो आ जाएगा 11.111 किलोवाट या 11.12 किलो 11.12 किलोवाट। तो इस कंडीशन के अंदर देखो कि जो रेटिंग आ रही है दैट इज लेस देन 100 किलोवाट। अगर लेस देन 100 किलोवाट आपकी रेटिंग है तो यू हैव टू टेक QS इक्वल टू 3। यू हैव टू टेक QS इक्वल टू 3। तो जब आपने QS की वैल्यू 3 ले ली तो द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच इज गिवन टू यू दैट इज QS इंटू नंबर ऑफ एजेज इंटू नंबर ऑफ पोल। तो QS की वैल्यू 3 पुट कर दो इसके अंदर। QS is equal to 3, number of edges equal to 3 and number of poles equal to 4 that is given in the question. So that will be equal to 20, I think 36. So total number of slots will be 36. Total number of slot कितने आ गए आपके 36। अब लास्ट में एक बचा है कि कंडक्टर पर स्लॉट, कि एक स्लॉट के अंदर कंडक्टर कितने आएंगे। अब आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने आए थे आपके, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर आर 1122। 1122 is the total number of conductor and number of slots are 36. Then conductor per slot, कंडक्टर पर स्लॉट कल मैंने एक बात बताई भी थी कि कंडक्टर पर स्लॉट, मैंने कंडक्टर पर फेज तो बताया था लेकिन कंडक्टर पर स्लॉट नहीं बताया था। तो कंडक्टर पर स्लॉट होगा कि एक स्लॉट के अंदर आपके कितने कंडक्टर होंगे। तो टोटल कंडक्टर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट आर 36। It means that 1122 divided by 36 will give you the total number of conductor per slot. Total number of conductor. So total number of conductor 1122 divided by 36
तो जेड एस एस दैट इज कंडक्टर पर स्लॉट। देखो कल मैंने 3 चीज़ें बताई थी, एक तो आपको जेड एस बताया था, एक जेड एस एस बताया था जिसको मैंने बोल दिया था कंडक्टर पर फेज है, बेसिकली ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट है, और लास्ट में बताया था कि एस एस दैट इज योर total number of slots, that is conductor per slot, and this is the total conductors. तो ZSS है दैट इज 31.16, 31.16 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कंडक्टर कभी भी ई फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, वी हैव टू टेक द इंटीजर। तो इंटीजर जब आपने कंसिडर किया तो वैल्यू आ गई आपकी 31। तो इसका मतलब ZSS है उसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 31 कंडक्टर्स। तो इस तरीके से जो मैंने कल आपको अलग अलग स्टेप बताए थे वो सारे स्टेप कंसीडर करते हुए उससे देखो एक LMT भी निकाल सकते हो, आप मीन लेंथ भी निकाल सकते हो, इसमें स्टेटर की मीन लेंथ है उसको भी आप निकाल सकते हो। तो स्टेटर की जो मीन लेंथ है वो LMT इक्वल टू मैंने कल फॉर्मूला बताया था, उसको यूज करते, क्योंकि टाउ की वैल्यू पता है, एल आपको पता ही है कि स्टेटर की कोर लेंथ कितनी है और 0.24 है, वो आपको ऐड करना ही है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की हेल्प से आप लेंथ कैलकुलेट करिए, आपने डायमीटर कैलकुलेट किया है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कैलकुलेट किए हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट स्टेटस स्लॉट कंडक्टर कंसिडर कैलकुलेट किए हैं, या फाइनली टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट कितने आएंगे वो भी आपने कैलकुलेट किए हैं। तो इसकी हेल्प से, इस क्वेश्चन की हेल्प से जो प्रीवियसली मैंने बताया था वो सारी की सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं कल वाली जो PDF है इसको एक बार शेयर करता हूँ, वहाँ से देखो और क्लियरिटी आ जाएगी। जस्ट 1 सेकेंड। देखो ये वाली कल PDF थी जिसके अंदर देखो सबसे पहले स्टेप क्या था, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ D²L। D²L का अपना प्रोडक्ट निकाल लिया पहले, फिर अपने सेपरेशन ऑफ D और L दिया था। तो सेपरेशन ऑफ D और L में देखो अलग अलग कंडीशन बताई थी कि मिनिमम कॉस्ट के लिए ये होना चाहिए, गुड एफिशिएंसी के लिए ये होना चाहिए, गुड पावर फैक्टर के लिए टाउ बाई एल बाई टाउ की वैल्यू 1 to 1.5 होनी चाहिए। इसने बोला गुड ओवरऑल डायमेंशन होनी चाहिए, तो एल बाई टाउ की वैल्यू मैंने कितनी ले ली है 1। फिर अपने कैलकुलेशन ऑफ TPH किया है, TPH किया तो कैलकुलेशन TPH का भी 5m इक्वल टू क्या था, बी एवरेज इंटू टी इंटू टाउ एल, बी एवरेज इंटू टाउ एल। फिर स्टेप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टेटस कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने थे 6 TPH, और इंडिविजुअल नंबर ऑफ फेजेज एक फेज के अंदर कितने थे 2 TPH, तो टोटल कितने हो गए 6 TPH। फिर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेटस लॉट अपन ने कंसिडर किया वो थे QS इंटू नंबर ऑफ फेजेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स। QS की वैल्यू 3 होगी जब आपकी रेटिंग 100 kW से कम है, और QS की वैल्यू 5 होगी जब 100 kW से ज़्यादा है। तो अपनी आई थी 11.12, तो ये लेस देन 100 है तो अपन ने QS की वैल्यू 3 ले ली। फिर स्टेप 5 हो रहा है आपका कैलकुलेशन, इसके अंदर ये पूछा नहीं है, बाकी ये भी वो पूछ सकता है, तो उसके अंदर और कुछ डाटा वो दे देगा आपको। और एक आप LMT भी कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज मीन लेंथ ऑफ स्टेटर टाइम। स्टेट एक तो है देखो एक तो है स्टेटर की लेंथ, एक है कि मेन लेंथ ऑफ स्टेटर टर्न, जो आपने स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग की है उसकी जो टर्न है। तो LMT इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L प्लस 2.3 टाउ प्लस 0.24। तो L की वैल्यू अपने को पता है निकल के आई थी, टाउ क्या हो जाएगा आपका पाई डी अपॉन पी। तो डी की वैल्यू भी अपनी निकल के आ गई थी, पी अपने को पता ही है 4 है, तो ये पता है, तो यहाँ से टाउ पता चल जाएगा, एल आपको पता ही है और 0.424 है। तो ये भी आपका कैलकुलेशन इसके अंदर ही हो सकती है, मतलब पूछ सकता है वो। तो इस तरीके से जो मैंने कल आपको जो न्यूमेरिकल बताया, जो आपके थ्योरी पर पढ़ाया था उसका, तो आज मैंने क्वेश्चन करवा दिया। अब किसी को डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।